हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विज़न एकेडमी ऑनलाइन। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल जनरली हम सब जानते हैं कि ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एनिमल प्लांट सेल हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। हर एक सेल्स, लिविंग सेल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल जैसी क्रिएशंस होते रहती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल नाम लिविंग थिंग के हिसाब से पड़ा था। ठीक है, बायो इसका मतलब होता है क्या? लिविंग। मॉलिक्यूल जनरली हम जानते हैं जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, है ना। एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स आगे चल करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बायोमोलिक्यूल को एक सेल के थ्रू जानते हैं। ठीक है, मान के चलो ये क्या है? एक सेल है। ठीक, इसके अंदर हमने देखा है क्या इसमें मिलता है? प्रोटीन। ठीक है ना। प्रोटीन, इसमें मिलते हैं लिपिड, इससे मिलते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक, और इससे मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आप सब जब बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे तो बायोमोलिक्यूल्स में हम जिन मेन 4 टॉपिक की स्टडी करते हैं वो करते हैं प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक सेल के अंदर तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन के बाद आता है कौन? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ज़्यादा छोटा हो गया। न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, देन इसके बाद जो आता है वो आता है लिपिड। हमारी होल बॉडी जो बनी होती है इसकी सबसे मिलके इसके रेशियो के हिसाब से बनी हुई है। ठीक है ना। जैसे मैंने शुरू में बात किया था, बायो मतलब लिविंग थिंग, उसके अंदर मिलने वाले जितने भी एटम्स जो मिलके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ बायो मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब मुझे ये तो मैं इसके टाइप्स बता दिया। अब मुझे जो बताना है, आपको बताना है, ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारे जब पहली बार इसे डिस्कवर किया गया था, ठीक है, तब ये कैसे पता चला कि इसके अंदर हम केमिस्ट्री में जनरली हम इनऑर्गेनिक टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा क्या है? आपका प्रेडिक्टेबल। हम सब जानते हैं जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तब इसमें कार्बन कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मैग्नीशियम, कैल्शियम इसकी बात करते हैं। ठीक है, जो क्रस्ट में मिलने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो हम अगर बात करते हैं कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो क्रस्ट में हमें मिलता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद मिलता है सिलिकॉन, उसके बाद मिलता है कैल्शियम, उसके बाद मिलता है सोडियम, देन उसके बाद मिलता है हम लोगों को क्या मिलता है? मैग्नीशियम। ये था किसका? क्रस्ट की बात थी। यहाँ से अर्थ क्रस्ट की बात हम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन। लेकिन हम जब किसकी बात करते हैं? एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स की बात करते हैं, तब वहाँ पर भी ऑक्सीजन तो ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पर सिलिकॉन नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? सिलिकॉन नहीं होता। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन। अब आप एक चीज़ समझो, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे उसमें अमाउंट में ये होता है,
अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हम रहते कहाँ हैं? अभी क्रस्ट में रह रहे हैं, लेकिन क्रस्ट की खास बात है कि क्रस्ट पूरा सिलिकॉन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारी पूरी बॉडी कार्बन कंपाउंड की बनी है? आप समझ सकते हैं, हम रहते हैं क्रस्ट में, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा मिलके बनी है कार्बनिक कंपाउंड से। इसका जवाब मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, ठीक है? ठीक, अब ये मैं बात किया यहाँ पर कि क्रस्ट में इतना इतने कंपाउंड्स इतने नंबर में प्रेजेंट हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। जब ये आपस में मिलते हैं तब किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, एंड अदर्स कंपाउंड, ठीक है। ये है किसके अंदर? बायो मॉलिक्यूल में। इतनी सी बातें हैं, ठीक है। अब ये हमने तो जान लिया, लेकिन हमने ये जानेंगे कैसे? जब पहली बार जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, उन्होंने क्या किया, एक प्लांट के टिश्यूज़ को लिया पूरा, और एक ह्यूमन के टिश्यूज़ को लिया। उन्होंने उसको क्या किया, हम जैसे बोल सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि मिर्ची कूटते हैं, एक ठो बर्तन होता है जिसमें कूटते हैं, वैसे ही हमने क्या लिया, एक जाल लिया जिसमें हमने टिश्यूज़ को डाला, फिर हमने क्या लिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको हमने लिया और इसको डाला किसमें, ठीक है, अपन यहाँ बोलते हैं खलबट्टा, ठीक है, खलबट्टे में डाला। क्या डाला हमने? टिश्यू डाला। टिश्यू के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? इसको ऐड किया, ठीक, और जब इसे कूटे तब इसका क्या बनाया, एक फ्लूइड निकला पूरा। फिर इसके फ्लूइड को हमने एक किसमें, छलनी में डाल दिया, इस टिश्यू को, और इसके बाद ये क्या था, बहुत सारे छेदे थे इसमें, तो यहाँ से गिरा और हमने एक बर्तन में से क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो कलेक्ट हो गया वो क्या था, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जो क्या हो गए, फिल्टर हो गए, जो वाटर सॉल्युबल हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड थे वो ऑर्गेनिक थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, राइट। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बची हुई थी जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड थी, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं हुई, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं लिपिड वाटर सॉल्युबल नहीं होता, राइट, आप सभी जानते हैं, है ना। मोम कहीं से भी वाटर में मिला दो तो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम क्या किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको सेपरेटिंग मेथड्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उस टेक्निक के थ्रू हम इसमें जो बच गया है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे केमिकल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हमें पता चलेगा कि चलो ठीक है, जो बचा वो क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, ठीक। अब हमें पता लगाना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, लेकिन क्या टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है? इस चीज को देखने के लिए हमने फिर से क्या लिया, एक टिश्यू लिया, उस टिश्यू को हमने क्या किया, बर्न किया। क्या किया? बर्न किया। बर्न करने के बाद जो हमें मिला, ठीक है, हमें मिला एस मिला, ठीक है, एस मिला। तो एस आप लोगों को सभी को पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक को जब हम जलाते हैं या फिर किसी भी टिश्यूज को हम जलाते हैं तो आपको सबको एक बात पता है कि वो सब चीज जितने होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बन के क्या हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, ठीक है, वेपर्स फॉर्म बन जाते हैं, राइट। तो सोचो अगर कोई टिश्यू जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जब हम उसे जला देंगे या फिर एस, उसका जो एस बचेगा, राइट, वो एस आगे अगर उस एस में हमने CO2 और H2O अगर बाहर निकल गया है, पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, तो उसके अंदर कौन सा कंटेंट बचेगा? ऑफ कोर्स एक ही कंटेंट बच सकता है, क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि वो तो वेपर बने नहीं। तो उस एस की जब हम स्टडी किए तब हमें मिला वहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें दो चीज़ मिल गया। पहला, हमने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इसके थ्रू। दूसरा, इसके थ्रू हमने क्या पता लगा लिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारी होल ओवर बॉडी जो बनी है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सब्सटेंस से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, ये काम था बायोमोलिक्यूल के अंदर पहचानने का। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो मुद्दा आ रहा है अभी कि ऐसे कौन कौन से हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लेवल में कौन से मॉलिक्यूल है और कम लेवल में कौन से मॉलिक्यूल हैं। इसी को बेस बनाते हुए कुछ साइंटिस्टों ने इसको एक नाम दे दिया। जैसे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलने वाले जो कंपाउंड्स होंगे उसको एक नाम दे दिया गया, क्या, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा। दूसरा माइक्रो, ठीक है, क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 10 मिलीग्राम पर लीटर होगा। वैसे ही माइक्रोमोलिक्यूल जो होगा वो होगा 1 मिलीग्राम पर लीटर। मैक्रोमोलिक्यूल 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होते। ठीक है, वैसे ही माइक्रोमोलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, एक से क्या होंगे, 1 मिलीग्राम पर लीटर से हमेशा के हमेशा कम होंगे। राइट, इतना दो तरीका है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम नॉर्मली जान सकते हैं। जैसे मैं लिखा देता हूं आप लोग को, चॉप्स। ठीक है, देखो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं इसको याद करने का। चॉपस्टिक, आप जानते हो चॉपस्टिक। ठीक है, चॉपस्टिक से कका। कका को अपने छत्तीसगढ़ में कका को क्या बोला जाता है, हमारे जो सीएम है भूपेश बघेल, उनको कका बोला जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चॉपस्टिक से कका मांग के क्या खाया, चाउमीन खाया। क्या खाया, चाउमीन। ठीक है, तो ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है वो है चॉपस्टिक से कका मांग के क्या खाया, मैगी खा लिया, मतलब चाउमीन खा लिया। ठीक है, वैसे ही माइक्रो, इसके अलावा जितने बचे सब के सब किसके अंदर आएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है ना। तो इतना है हमारे बायोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक, इसके बाद जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगा इसके अंदर होने वाले जितने भी टाइप्स होंगे। तो हमारा जो बायोमोलिक्यूल जो चीज़ें हैं वो अकेली तो साइंस की एक ब्रांच है वो, जिसमें हम ओनली मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा अभी कि हमारे इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे प्रोटीन। तीसरा पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका लिपिड्स। इसको आप लोग जानते हो, आपकी बॉडी में जो शुगर होता है, ठीक, इसको आप जानते हो। प्रोटीन्स ऐसा होता है ना, हम जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बिल्डिंग बनाना, बॉडी बनानी है एकदम। मेरी तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिसे अपन बोलते हैं क्या, डीएनए एंड आरएनए, जिसे अपन जेनेटिक मटेरियल्स भी बोलते हैं। लिपिड्स, अरे मेरे पास देखो फैट मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास लिपिड बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, फैट या फिर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय बाय।